मैं बी आर सैनिक, केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों, हमने यानी पीछे जो बायोकेमिस्ट्री है यानी एग्रीकल्चर का जो चैप्टर बायोकेमिस्ट्री था उसके अंदर हमने अभी तक कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया और उसके बाद में अपना चल रहा था एंजाइम। एंजाइमों में एंजाइम के गुण पढ़ लिए, उनके प्रकार पढ़ लिए, एंजाइमों का नामांकन का तरीका पढ़ लिया और इसके अलावा आज के जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एंजाइमों की क्रियाविधि, यानी एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करते हैं। एंजाइम अपने जो जैविक क्रियाएं हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यानी उनके वेग में वृद्धि या कमी किस प्रकार से करते हैं, ये आज अपने को पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं आज का वीडियो। जो टॉपिक है एंजाइम क्रियाविधि। दोस्तों, एक चीज बता दूं कि जो एंजाइम होते हैं वो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, लेकिन अभिक्रिया किस प्रकार की है? जैव रासायनिक अभिक्रिया, यानी अब जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इन जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के जो वेग है उसमें परिवर्तन करने का कार्य एंजाइम करते हैं। अब ये एंजाइम है, परिवर्तन नकारात्मक भी कर सकते हैं और धनात्मक भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से उत्प्रेरक है वो सामान्य अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करता है। सेम उसी प्रकार से एंजाइम भी क्या होते हैं, वो जैव रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो देखो, इसकी क्रियाविधि समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस प्रकार से उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सर्किट ऊर्जा को कम करके वो क्या करते हैं, वेग में वृद्धि कर देते हैं, उसी प्रकार से एंजाइम भी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, उसके जो साइकिल ऊर्जा है उसमें कमी करके उस अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं। जैसे मैं ऐसा कह दूं कि मेरे पास एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके वेग को, जिसकी दर को मैं निम्न ग्राफ की सहायता से समझा सकता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा, ये मैंने ग्राफ इधर तो मैंने ऊर्जा ले लेता हूं, ये तो एनर्जी है, इधर वाला है हमने ग्राफ में से एक तरफ तो क्या ले लिया एनर्जी और एक तरफ ले लिया हमने अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर ले लिया या गति ले ली, ठीक है। अब देखो, अपने को इस चीज को समझाना है। अब अपने को पता है कि अभिक्रिया, जैसे मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट है, जैसे ई एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, या मैं ऐसा कर दूं यहाँ पर सबस्ट्रेट है मेरे पास, सबस्ट्रेट को हम क्रियाधार बोलते हैं या क्रियाकारक बोलते हैं। इसने क्या किया, यहाँ से क्रिया करके ऊर्जा ग्रहण की और यहाँ से वापस उत्पाद में बदल गया। यहाँ पे क्या बन गया, पी बन गया। पी का अभिप्राय है प्रोडक्ट से, यहाँ एस का अभिप्राय है सबस्ट्रेट से और पी का अभिप्राय है प्रोडक्ट से। अब देखो, ध्यान देना, जब इस सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ तक पहुंची तो इसको बोलते हैं संक्रमण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ये इसका संक्रमण अवस्था है। यहाँ पर मैं कह रहा हूं सक्रियण ऊर्जा तो कौन सा संक्रमण अवस्था में चला जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको पता है ये ऊर्जा टोटल देहली ऊर्जा कहलाती है इसकी। ये कौन सी कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और ये संक्रमण अवस्था बोलते हैं इसको, कि ये संक्रमण अवस्था, यहाँ पर संक्रमण अवस्था है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊर्जा है उसको हम बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलेंगे दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने पीछे उत्प्रेरक को प्रभावित, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने का तरीका जाना। अब अगर इसमें उत्प्रेरक मिला दिया जाए, ये तो एक सामान्य अभिक्रिया, उसका कंप्लीट होने का प्रोसेस हम इसमें समझा है, लेकिन अगर इसमें मैं कहता हूं उत्प्रेरक या एंजाइम मिला दिया जाए, जैसे मैंने क्या मिला दिया, ई का मतलब क्या होता है, एंजाइम, तो ये क्या करेगा, इस सेकंड ऊर्जा है इसमें कमी ला देगा और ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। यानी सेकंड ऊर्जा, जो ये ऊर्जा है इसके मान में क्या आती, कमी आती, कमी आती इसमें क्या हो गया, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जल्दी संपन्न हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या है, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो समय लगा, जितनी ऊर्जा ग्रहण करनी पड़े थी उतना क्या है, अभिक्रिया धीमी गति से थी,
लेकिन यहाँ से यहाँ इधर से जाते हैं जो एंजाइम डालने के बाद में इसके पथ में जो परिवर्तन हुआ है उस पथ में क्या है, सैकड़ों ऊर्जा के मान में क्या आ गई, कमी आ गई। और सैकड़ों ऊर्जा की मान में कमी आने के बाद में क्या होता है, अभिक्रिया तेज गति से संपन्न हो जाती है। अभिक्रिया किस प्रकार से, तेज गति से संपन्न हो जाती है। तो मैं ऐसा कह दूं, यहाँ से लेकर ये ऊर्जा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊर्जा क्या है, संक्रमण ऊर्जा है, सैकड़ों ऊर्जा ही है, सैकड़ों ऊर्जा है। लेकिन कब है, एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में सैकड़ों ऊर्जा है। ठीक है, तो अब ऊर्जा में क्या आ गई, कमी आ गई, कमी आती है, अभिक्रिया क्या हो गई, तेज गति से संपन्न हो गई। ठीक है, अब इस चीज को अपने को समझने के लिए हम कहें कि जो इस प्रोसेस के क्या एनर्जी के आधार पर हमने समझा, अब हम कहें कि किस प्रकार से क्रिया करेगा। तो देखो हम ऐसी सिंपल सी बात करें, एंजाइम हो गए, इनकी प्रकृति कोलैड प्रकृति होती है। हमने कल जाना भी था, इसके गुणों में कहा था, इसकी प्रकृति कैसी होती है, कोलैडी प्रकृति की होती है। ठीक है, कोलैडी प्रकृति की होने के कारण क्या होता है, एंजाइमों में क्या होता है, कोटल होते हैं। कोटल का मतलब है सक्रिय स्थल होते हैं। सक्रिय स्थल का तात्पर्य हो गया कि इनकी कुछ सतह पर क्या है कि यानी सक्रिय समूह है, जैसे COOH, NH2, SNH, आदि क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वो समूह क्या है, जाकर जो क्रियाधार है उसकी सतह से जाकर जुड़ जाते हैं या उससे क्रिया कर लेते हैं। किससे, क्रियाधार की सतह से जाकर जुड़ जाते हैं और उससे क्रिया कर लेते हैं। और क्रिया करने के बाद में एक संकुल कंपाउंड बना लेते हैं जिसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। तो इसको समझाने का प्रयास हमें करते हैं। तो देखो हम इस चीज को समझने का प्रयास करें कैसे। सबसे पहली स्टेप में प्रथम पद में इसी जो एंजाइम क्रियाविधि है इसको टोटल 4 पदों में डिवाइड कर रखा है। कितने पद लेंगे अपने को, 4 पद लेंगे। पहला पद कौन सा, प्रथम पद याद रखना, इंपोर्टेंट पद है। अभिक्रिया यहीं से संपन्न होती है, अभिक्रिया को यानी वेग में यहीं से क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रियाधार या इसका विकारक बोल दो। ठीक है, वह एंजाइम सबस्ट्रेट वह क्रियाधार, यानी सबस्ट्रेट या क्रियाधार बोले तो वह एंजाइम आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, योग करके क्या मैं कहूंगी, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण करते हैं। देखो पहले पद में आपने लिखा सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार, वह एंजाइम एंजाइम, दोनों कैसे हैं, योग करेंगे, योग करके क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। इसका निर्माण कर लेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो कैसे, मैं सबस्ट्रेट को E द्वारा और एंजाइम, देखो इसको तो मैं एंजाइम को तो E के द्वारा लिख दूं और सबस्ट्रेट को S द्वारा लिख दूं। तो मैं ऐसा कहूंगा S और E, दो S E का मतलब क्या हो गया, एंजाइम, और S का तात्पर्य क्या हो गया, S का मतलब हो गया सबस्ट्रेट। ठीक है, दोनों आपस में जुड़े, दोनों आपस में योग कर लेते हैं। कहने का अभिप्राय एंजाइम है वो सबस्ट्रेट है उससे जुड़ जाता है, एंजाइम के सक्रिय स्थल सबस्ट्रेट से जुड़ जाते हैं और अपने पास एक ES, दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए। E का मतलब क्या हो गया, एंजाइम, एंजाइम और S का मतलब क्या हो गया, सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण करें। ये क्या हो गया, ES क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल हो गया। ठीक है, पहले पद में अपने पास क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, जिसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। जिसकी ऊर्जा क्या है दोस्तों, कैसी ऊर्जा इसकी, ज्यादा तो स्थायी नहीं है, ये तुरंत क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट
आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करके एंजाइम, क्रिया करके एंजाइम इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं। याद रहे आपने क्या लिखा, ES एंजाइम और सबस्ट्रेट है, वो दोनों आपस में जुड़ने के बाद में क्या होंगे, उस स्थान पर क्रिया करेंगे और क्रिया करके P और I मध्यवर्ती को इंग्लिश में इंटरमीडिएट बोलते हैं, और इंटरमीडिएट को I द्वारा व्यक्त करें और एंजाइम को E द्वारा क्या बन जाता है, EI का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, ES है वो क्रिया करके किसमें बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा, EI में बदल जाता है। यहाँ पर EI क्या है, EI यहाँ पर है एंजाइम, E का अभिप्राय क्या हो गया, एंजाइम, और I का अभिप्राय क्या हो गया, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती। तो अपने पास क्या हो गया, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपने दो बिंदु पढ़ लिए, 4 पदों में से कितने पढ़ लिए, 2। कौन कौन से, पहला क्या लिखा, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार वह एंजाइम, 2 करके एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण कर लेते हैं। मतलब ये हो गया एंजाइम को है सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार, क्रिया करके क्या है, ES का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा आपने पढ़ा एंजाइम सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट है, ये कुछ ऊर्जा को स्थानांतरित करके क्या होता है, एंजाइम मध्यवर्ती, एंजाइम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब पद नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड पद की बात करते हैं। तीसरा पद है वो इस प्रकार से है, याद रहे हमने कितने पदों में डिवाइड किया इसको, 4 पदों में। 4 विषय में कितने पढ़ लिए, 2 में से पहला कौन सा था, ES का फॉर्मेशन, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण। दूसरा कौन सा था, EI का निर्माण, मतलब एंजाइम इंटरमीडिएट का निर्माण। 3 नंबर अब हम कहेंगे जो एंजाइम इंटरमीडिएट है वो आसानी से कम ऊर्जा वाले एंजाइम प्रोडक्ट संकुल में बदल जाता है। यानी हम कहेंगे EI है वो आसानी से EP का अभिप्राय हो गया एंजाइम, EP का क्या अभिप्राय है, एंजाइम क्या है, एंजाइम, P का क्या है, उत्पाद संकुल में बदल जाते हैं। तीसरा पद कौन सा है, आपने क्या लिखा, EI का मतलब हो गया, देखो ये लिखा एंजाइम मध्यवर्ती, वो आसानी से समझ रहे हैं EP में, EP का होता है एंजाइम प्रोडक्ट, P का मतलब प्रोडक्ट उत्पाद संकुल में बदल जाते हैं। अब देखो अपने पास हम लिखेंगे EI है वो आसानी से कन्वर्ट किसमें हो रहा है, EP में, और यहाँ EP क्या है, EP है एंजाइम उत्पाद संकुल, EP क्या है, एंजाइम उत्पाद संकुल है। ठीक है, आपने 3 पद पढ़ लिए 4 में से। पहला पद पढ़ा था ES का निर्माण, दूसरा EI का निर्माण और तीसरा EP का निर्माण। अब पद नंबर 4 की बात करते हैं, चौथे पद की बात करते हैं। उसमें याद रखना चौथा नंबर का पद है वो इंपोर्टेंट है, वो कैसे, E और P बदल गया, E और P, यानी ऐसा लिखो एंजाइम उत्पाद संकुल में उत्पाद तथा एंजाइम अलग हो जाते हैं। क्या कहोगे, आपने क्या लिखा, एंजाइम उत्पाद संकुल में EP में, जो EP है इसमें क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगी और क्या होगा, E प्लस P, यानी उत्पाद व एंजाइम दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी यहां मैं लिखूं एंजाइम और यहां लिखूं मैं, ये क्या हो गया, उत्पाद, दोनों आपस में क्या
हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हमने एंजाइम क्रियाविधि को 4 पदों में बांटा है, 4 भागों में डिवाइड किया। कितने पदों में? 4 पदों में। कौन कौन से दोबारा सुन ले। पहला पद, पहले पद में हमने लिखा ES का निर्माण। किसका निर्माण? ES का निर्माण। मतलब ये हो गया एंजाइम सब्सट्रेट संकुल का निर्माण। दूसरा था EI का निर्माण, एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल का निर्माण। तीसरा था EP का निर्माण, एंजाइम प्रोडक्ट का निर्माण। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या लिखा है? EP से वापस E व P फॉर्मेशन अलग अलग हो जाते हैं, प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। देखो इसे टोटल अभिक्रिया में आपने एक चीज देखी है, आसानी से एक चीज आपने ध्यान दिया, ई अभिक्रिया में भाग लिया था और लास्ट में ई ही क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। मतलब ये संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता, एंजाइम की स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता। एंजाइम है वो पूरा जैसा काम में लिया गया था वैसा ही अभिक्रिया के अंत में प्राप्त होता है। मतलब ये कह सकते हैं एंजाइम अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल एंजाइम क्या करता है? अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। अभिक्रिया के वेग में क्या करता है? परिवर्तन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं EP का फॉर्मेशन हो गया। अब ये टोटल जो कंप्लीट अभिक्रिया है वो कौन से सिद्धांत पर लागू है? कौन सा सिद्धांत के द्वारा इसको समझाते हैं? इसके लिए अपने पास लॉग थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं ताला चाबी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? ताला चाबी सिद्धांत। उसमें क्या होता है? जिस प्रकार से एक ताले में विशेष चाबी होती है, एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार से एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद अपना जो अगला बिंदु आता है वो आता है एंजाइमों की उपयोगिता या एंजाइमों का कार्य। कौन सा एंजाइम क्या कार्य करेगा, उनकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो फिर बताते हैं अगला बिंदु है एंजाइमों की उपयोगिता। मतलब ये है एंजाइम क्या कार्य करते हैं। ठीक है, अगला हम एंजाइमों की उपयोगिता के बारे में बात करें। एंजाइमों की उपयोगिता में एंजाइम क्या काम करते हैं, एंजाइमों के क्या उपयोग है वो जानेंगे। देखो सबसे पहला होता है एंजाइम मुख्यतः पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, यानी अपना जो बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम है उसको एक्टिव रखने के लिए कई एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर एंजाइम की कमी होती है तो रोगी में क्या है? एवरजन की सीमा शिकायत हो जाती है, मैं ऐसा कह दूं कि पाचन क्रिया में क्या होता है? प्रभावी हो जाती है। इसी प्रकार से कई रोगों के रोकथाम में भी क्या होता है? एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के रोगों के रोकथाम में एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि एल्बिनिज्म है, रोग है, उसको वो किसकी कमी से होती है? ट्राइमोसोनेज एंजाइम की कमी से होता है। जो एल्बिनिज्म रोग है वो ट्राइमोसोनेज एंजाइम की कमी से होता है और इस रोग को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने भोजन के साथ यानी भोजन करते हुए उसमें किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? इस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। भोजन में हम ट्राइमोसोनेज एंजाइम देकर इस रोग से निजात पा सकते हैं, इस रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि जो रोग है, रोग का नाम क्या है? याद रखना, एल्बिनिज्म। क्या नाम है? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म रोग है और कौन से एंजाइम की कमी से होता है? ट्राइमोसोनेज एंजाइम की कमी से होता है। और इसके रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं? अपने भोजन है, जो भोज्य पदार्थ अपना खाना है उसमें हम इस एंजाइम युक्त भोजन का प्रयोग करते हैं ताकि क्या है? इस रोग से छुटकारा मिल सके। ठीक है, इसी प्रकार से हृदयाघात की बात करें, हृदयाघात को हम बोलते हैं हार्ट अटैक, अपनी भाषा में हार्ट अटैक की बात करें। हार्ट अटैक कब आता है दोस्तों? हार्ट अटैक का उस कंडीशन में आता है जब व्यक्ति में और क्या मैं कहता हूँ फेट की मात्रा ज्यादा हो जाए और उसमें क्या होता है कि रक्त अपना जो हृदय है वो क्या है? रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है, रक्त को अपनी पूरी बॉडी में पहुंचाने का कार्य हृदय का होता है। अब अगर बॉडी में एक्स्ट्रा वजन हो गया या एक्स्ट्रा फेट हो गई तो हृदय को कार्य
पानी ज्यादा करना पड़ेगा, या मैं ऐसा कर दूं कि जो रक्त है वो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। अगर गाढ़ा हो जाए और फिर हृदय को क्या है, बॉडी में पूरे पहुंचाना है, पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी उसकी कैपेसिटी से भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ता है। और जब ज्यादा कार्य करेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, हृदय के जो वाल हैं वो फेल होने का डर होता है। मैं ऐसा करता हूं, हृदय है वो अपना क्या है, एक्स्ट्रा वर्क से वो क्या है, कार्य करना बंद कर देता है, कार्य करने में दिक्कत आती है, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में हृदयघात बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक है वो मुख्य रूप से क्या होता है, रक्त मोटा हो जाता है, रक्त का थक्का लग जाता है, उस कंडीशन में ज्यादा आता है। तो इसमें यदि इसको रोकने के लिए क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, वो रक्त को पतला बनाने में कार्य करता है। रक्त को पतला बनाने में, रक्त का जो थक्का बन गया उसको क्या पिघलाने का कार्य किसका है, कौन से एंजाइम का, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का कार्य है। क्या कार्य है, रक्त को पतला या थक्के को हटाने का कार्य। अगर ये रक्त के थक्के को हटा देगा तो हृदय है वो आसानी से क्या होता है, कार्य करता रहेगा और अपने पास क्या है, ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य उद्योग, जैसे हम कहते हैं ज्यादातर हम कहें अल्कोहल के उद्योग में आता है, जैसे वाइन, विस्की, मदिरा, चमड़े में टैनिंग काम में आता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी काम में आता है। जैसे मैं कहता हूं कि अपने पास जैसे ग्लूकोज है और ग्लूकोज को अपने को एथेनॉल में बदलने तो जाइमेज एंजाइम का अहम योगदान होता है, या जाइमेज एंजाइम की सहायता से क्या होता है, ग्लूकोज है वो किस बदलता है, एथेनॉल में बदलता है। ठीक है, तो अपने पास बात करें अन्य उद्योगों में इसका कार्य होता है, एंजाइम का कार्य होता है। इसके अलावा ऐसा कह दूं, पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ा था, पॉलीसेकेराइड का अभिप्राय होता है, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हमने कहा था कि अगर जल अगर से मोनोसेकेराइड के 100 से अधिक नंबर प्राप्त हो जाए उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड है उसमें टायरिन एंजाइम, ये कहां पाया जाता है, लार में पाया जाता है। टायरिन एंजाइम किसे पाया जाता है, लार में पाया जाता है। टायरिन एंजाइम क्या करता है, पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में बदलता है। किसमें बदलता है, माल्टोस में बदलने का कार्य करता है। कौन, पॉलीसेकेराइड एंजाइम को किसमें बदलने का कार्य करता है, माल्टोस में बदलने का कार्य करता है। नंबर 2, माल्टोस एंजाइम है, ये माल्टोस को, माल्टेज एंजाइम है वो क्या है, ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। जो ये माल्टेज एंजाइम काम करता है, अंतररस में पाया जाता है। कहां मिलता है, अंतररस में। ये क्या है, माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या है, माल्टोस को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। माल्टोस को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, माल्टेज एंजाइम। कहां मिलता है, अंतररस में मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का कार्य कौन करता है, पेप्सिन। प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का कार्य कौन करता है, पेप्सिन। जो कहां मिलता है, जठर रस में प्राप्त होता है। अपने को कहां मिलता है, जठर रस में क्या होता है, पेप्सिन प्राप्त होता है। किस पर, प्रोटीन का अपघटन किसमें कर देगा, एमिनो एसिड में कर देता है। इसी प्रकार से प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में बदलने का कार्य है वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य कौन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम है वो अपने को कहां मिलता है, अपनी बॉडी में कहां मिलेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशयी रस में प्राप्त होता है। ये क्या होता है, अग्नाशयी रस में मिलता है। ठीक है, ये तो अग्नाशयी रस में मिलेगा, जिसका कार्य क्या है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अपनी प्रोटीन जो अपना एंजाइम वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक में हमने उपयोगिताएं पढ़ ली, इसके अलावा कार्य प्रणाली पढ़ ली, इसकी कार्यविधि पढ़ ली, इसके अलावा इसका वर्गीकरण पढ़ लिया, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।